वीडियो में पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में समझने की कोशिश की कि क्या प्रिंसिपल होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, किस प्रकार न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है या फ्लिप ऑफ प्रोटॉन होता है जिससे हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोटॉन विल precede at different frequencies. Now we irradiate these preceding proton with steady changing frequency and observe the frequency at which absorption occur. It is generally more convenient to keep the radio frequency constant and the strength of magnetic field is constantly varied. समझे इसको वापस? वही वाली बात कर रहे हैं अपन कि प्रोटॉन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। प्रोटॉन अपनी गति करता है, गायरोस्कोपिक मोशन करता है डिफरेंट आवृत्ति के साथ। अब हम स्टेडी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ इसको एक्सपोज करते हैं, मतलब अपन रेडिएशन देते हैं एंड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी एट विच एब्जॉर्प्शन ऑकर। अब इसमें यह है कि एक दो तरीके हैं, या तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें और जो रेडियो वेव्स दे रहे हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाएं, और दूसरा तरीका यह है कि हम रेडियो वेव फिक्स कर दें और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाएं। तो ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दें और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंटली वेरीड। यही एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में सामान्यतः किया जाता है। At the same value of field strength, the energy required to flip the proton matches the energy of radiation absorption occur and signal is observed. Such a spectrum is called NMR spectrum. When NMR study limited up to proton, then it is called proton magnetic resonance spectroscopy. अपन ने पहले भी कहा, जैसे ही क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड दोनों मैच करेंगे तो प्रोटॉन क्या करेगा, फ्लिप करेगा, और प्रोटॉन फ्लिप करेगा एक ओरिएंटेशन दूसरे ओरिएंटेशन से, तो हमें एनएमआर में सिग्नल प्राप्त होगा। यही एनएमआर स्पेक्ट्रम है। और जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी केवल प्रोटॉन को लेकर की जाती है तो इसे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। खास अपन इस चैप्टर में प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ रहे हैं। आगे जो फ्लोरीन और वाली और दूसरी कार्बन वाली जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ही ज्यादा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि सिग्नल तो प्राप्त हो गए, अब कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सिग्नल्स या संकेतों की संख्या। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम टेल्स द नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल। सब कुछ खेल प्रोटॉन का है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जितने प्रोटॉन, जितने अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन किसी अणु में उपस्थित होंगे उतने संकेत हमें प्राप्त होंगे, उतने फ्लिपिंग होगी और उतने ही हमें संकेत प्राप्त होंगे। यानी कि द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम टेल्स द नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। समान प्रोटॉन के कितने सेट उपस्थित हैं अणु में वो बताएंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। It is may be noted that magnetically equivalent protons are chemically equivalent protons. जो चुंबकीय समान प्रोटॉन होंगे वो रासायनिक रूप से भी समान होंगे। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। Let us find equivalent sets of protons. सिग्नल्स मतलब कितने सिग्नल्स प्राप्त होंगे इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले देखें अपन, ये एसीटोन है, प्रोपेनॉन, तो उसमें 3 हाइड्रोजन ये है और तीनों हाइड्रोजन ये, और देखो तो ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, मतलब ये CH3 और ये CH3, इसलिए इनको अपन कहेंगे कि ये एक ही प्रकार के प्रोटॉन है इसमें उपस्थित है, तो हमें एनएमआर में केवल एक सिग्नल प्राप्त होगा। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक सिग्नल। हम देखें टेट्रामिथाइल मेथेन, तो टेट्रामिथाइल मेथेन में भी सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, 1 सिग्नल प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग जितने प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या अपन देखेंगे, ब्रॉड कितना प्राप्त होगा सिग्नल वो अलग बात है, पीछे आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन विल गिव 1 सिग्नल।
अब ये देखें हम मेथेनॉल। मेथेनॉल में दो प्रकार के प्रोटॉन है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़े हुए तीन है। तो हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा इस H से और एक सिग्नल प्राप्त होगा इन तीन CH3 से। तो यानी कि NMR में हमें 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। ये देखें हम क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसमें एक दो हाइड्रोजन जो हैं वो अलग तरीके हैं, Cl के बिल्कुल पास हैं। ये दो हाइड्रोजन और अलग हैं और ये तीन अलग हैं। तीनों अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, A, B और C कहा है अपन ने, तो हमें NMR में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से ये है प्रोपेन 2-ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा ये ये समान है। तो हमें A, B, C यानी कितने सिग्नल प्राप्त होंगे? 3। ये टोलुइन लेते हैं, टोलुइन में ये 5 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त होंगे? 2। ये इथाइल एसीटेट, इथाइल एथेनोएट, तो अब देखें तो ये CH3 अलग है, ये अलग है, ये CH2 अलग है, तो हमें 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। ये एसीटोफिनोन, इसको ढंग से समझें। इसमें क्या हो रहा है कि इस बेंजीन वाले को भी अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास प्रेजेंट होंगे, वो अलग नेचर के होंगे। जैसे अपन ने कहा ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन वो अलग सिग्नल देगा, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इसके पास वाले दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। ये CH3 अलग होगा और ये B, तो इसमें भी हमें 3 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। इसलिए आपने इन उदाहरणों से आपने समझ लिया होगा कि NMR में सिग्नल की संख्या डिपेंड करती है कि कितने इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट या रासायनिक स्थिति, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स तो अपन ने बता दिया भाई 4 सिग्नल आएंगे, 5 आएंगे। अब ये 5 सिग्नल कहाँ कहाँ आएंगे NMR में, इसको हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट के अंतर्गत। द पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एन NMR स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन, वाइज एलिफेटिक, एरोमेटिक, एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एलिसाइक्लिक एसेट्रा। यानी कि NMR में सिग्नल की जो स्थिति है वो हमें बताती है कि जो प्रोटॉन है वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, या किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में है, या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के पास में है, या किस नेचर का है। Each of these type of proton will have different environments and thus they absorb at different applied strength. हर ये जो प्रोटॉन है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉन, सबका अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग वातावरण में है ये, इसलिए ये अप्लाइड फील्ड में भी अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होंगे, अलग अलग जगह फ्लिपिंग प्रदर्शित करेंगे। When a molecule is placed in a magnetic field, its electrons produce induced magnetic field. हम जानते हैं कि किसी भी अणु को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस अणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल्स है, आवेशित कण है, जो अपना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। If the induced magnetic field of electrons opposes the applied field at the proton, then proton is said to be shielded. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, समझे बात को कि अगर जहां प्रोटॉन उपस्थित है वहां इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो इंड्यूस प्रेरित चुंबकीय जो क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर रखा है, अब उस प्रोटॉन को रेजोनेंस करवाने के लिए, फ्लिपिंग करवाने के लिए हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो इसे को कहते हैं अपन शील्डेड प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो है उस प्रोटॉन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है, इफ द इंड्यूस्ड फील्ड reinforce the applied field, the proton feels a higher field strength and such proton is said to be deshielded. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित जो चुंबकीय क्षेत्र उसका होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के का सहयोग करता है, जिससे प्रोटॉन जो है अपने आप ही उच्च फील्ड स्ट्रेंथ महसूस करता है और कम दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में ही फ्लिप हो जाता है। अब या अपन कह सकते हैं कि रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। सच प्रोटॉन इज कॉल्ड डीशील्डेड। ठीक है, तो शील्डिंग और डीशील्डिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है।
शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अपफील्ड। अगर प्रोटॉन शील्डेड है तो एब्जॉर्प्शन हमें उच्च चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होगा, और अगर डी शील्डिंग है तो हमें अवशोषण क्या होगा, निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सच शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एनएमआर एब्जॉर्प्शन which arises due to shielding or deshielding of proton by the electrons are called chemical shift। तो रासायनिक स्थिति हम किसे कह रहे हैं कि ये जो सिग्नल्स का विस्थापन है जो कि प्रोटॉन की शील्डिंग और डिशील्डिंग से आया है, इसको हम कहते हैं रासायनिक स्थिति। फॉर मेजरिंग केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस प्रोटॉन द सिग्नल ऑफ टेट्रामिथाइलसिलेन इज टेकन एज रेफरेंस। अब हमें तुलना करनी है फ्रेंड, तो तुलना करने के लिए हमें एक क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेना, मानक मानना पड़ेगा। तो टेट्रामिथाइलसिलेन या टीएमएस इसको कहते हैं, उसके सिग्नल को हम एक मानक मान के अन्य सिग्नल की उनके साथ तुलना करते हैं। ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन द शील्डिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन टीएमएस इज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 12 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं CH3, जिनकी वजह से, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसकी वजह से जो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा शील्डिंग होने से बहुत ही उच्च प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। इस सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड इस सबसे निम्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं, इसलिए टीएमएस को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। देयरफॉर एनएमआर सिग्नल फॉर टीएमएस टेकन एज ए रेफरेंस एंड केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन आर मेजर्ड रिलेटिव टू इट। अब दूसरे प्रोटॉन को इसके साथ इसकी तुलना करके ज्ञात किया जाता है। क्लियरली द एनएमआर सिग्नल ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनी कंपाउंड विल अपीयर एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू टीएमएस सिग्नल। This difference in the absorption position of the proton with respect to TMS signal is called chemical shift। यानी कि TMS सिग्नल के साथ जो दूसरे प्रोटोनों की अवशोषण स्थिति में जो अंतर है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक स्थिति कहते हैं या डेल्टा वैल्यू कहते हैं। अब डेल्टा वैल्यू क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप में 2 स्केल है इसकी केमिकल शिफ्ट को नापने के। एक कहलाता है डेल्टा स्केल और एक कहलाता है टो स्केल। तो हम डेल्टा वैल्यू की बात करें तो टीएमएस की डेल्टा वैल्यू 0 मानी जाती है, मतलब उल्टा चल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ पे डेल्टा 0। अब जो जैसे जैसे लोअर फील्ड स्ट्रेंथ पे अवशोषण होगा तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू अगर 2 है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और डेल्टा की वैल्यू अगर 9 है तो वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। हम कल इसके अगले और वीडियो में हम इसको और क्लियरली समझाएंगे। आज इसी वीडियो में इतना ही। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आप और इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।